गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं आशीष सक्सेना मास्टर कोचिंग क्लासेस की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। कुछ बच्चों ने डिमांड करी थी कि सर साइंस का एक चैप्टर दीजिए, तो 9th क्लास का साइंस का 3rd चैप्टर आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर इजी है, आप लोगों से घर पे पढ़ सकते हैं। 3rd चैप्टर में थोड़ी सी प्रॉब्लम जा सकती है, इसीलिए मैं 3rd चैप्टर को यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ। 3rd चैप्टर क्लास 9th का क्या है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। बच्चों, आप सभी थोड़ा थोड़ा बहुत तो अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मैटर क्या होता है, एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, पर इसकी डिटेल स्टडी जो है आपको 11th और 12th क्लास में पढ़ने को मिलेगी। यहाँ पे 9th क्लास में आपको हल्की सी उसकी पिक्चर दिखाई जा रही है कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। एटम्स और मॉलिक्यूल्स पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं कि मैटर क्या होता है। व्हाट इज द मैटर? हिंदी में अपन इसे बोलते हैं पदार्थ। बच्चों, मैटर अपन किसे बोलेंगे, पदार्थ किसे बोलेंगे? इस पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारे जो सेंस हैं, उनसे हम उसे पहचान सकते हैं, वो सभी चीजें मैटर कहलाती हैं। ऑल दीज थिंग्स which we can touch, we can feel, we can see, all these things are matter. Okay? मतलब कि जैसे आप क्या क्या देख सकते हो? आप देख सकते हो एयर आप देख सकते हो, एयर एक मैटर है। उसके अलावा स्टोन भी क्या है? एक मैटर है, इनको हम देख सकते हैं। खाने पीने की चीजें हैं, सॉल्ट है, सॉल्ट क्या है? मैटर है। वाटर, ये सब चीजें क्या है? मैटर है। देखिए, इनको हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। साल्ट को हम टेस्ट कर सकते हैं अपनी टंग से। वाटर हम पी सकते हैं। एयर को हम ब्रीथ करते हैं। एयर हमें दिखाई नहीं देती है, ना ही हम इसको जो है तो टच कर सकते हैं, लेकिन जब ये ब्लो होती है, चलती है, तो हम इसको फील कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है? मैटर है। अब जब हमारे सामने मैटर आ गया, तो दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने क्या राइज हुआ कि ये किससे मिलकर बना है। ओके, मैटर किससे मिलकर बना है? जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है कि एयर किससे मिलकर बनी है। जब उस पे आगे हमने वर्क किया तो हमें पता चला कि उसमें बहुत सारी गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें ऑक्सीजन है, उसमें नाइट्रोजन है, तो बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर क्या है? एयर है। इसी तरीके से जैसे हमने स्टोन के बारे में सोचा, स्टोन किस चीज से मिलकर बना हुआ है, तो हमें पता चला कि उसमें कुछ मिनरल्स हैं, कुछ ओर्स हैं, कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं। तो उससे हमें पता चला कि स्टोन क्या है? स्टोन भी क्या है? एक टाइप का मिक्सचर है जिसमें बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं। साल्ट, साल्ट के बारे में जब हम आते हैं, तो जो साल्ट हम खाते हैं, जिसे हम बोलते हैं कि NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, तो वो किससे मिलकर बना हुआ है? वो सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना है। तो जितने भी मैटर हैं, ये किसी न किसी चीज से मिलकर बने हुए हैं। ओके, वाटर है, तो वाटर पे भी हम देखेंगे कि ये जो है पानी और वाटर जो है ये आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। तो ये सारी की सारी चीजें किसी न किसी चीज से मिलकर बनी हुई है। तो हम आगे इसमें देखते हैं क्या? जब हम मैटर को दो पार्ट्स में तोड़ते हैं, या इसके जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें तोड़ते हैं, तो हमें कुछ प्रॉपर्टीज हमारे सामने आती हैं, जिससे कि हम उसके इंग्रेडिएंट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कोई भी मैटर को हमने ब्रेक किया, मैटर को ब्रेक करने पर अगर हमें सेम टाइप का पार्टिकल मिलता है, तो हम उसको बोलेंगे एलिमेंट्स। ठीक है, कोई भी मैटर है, उसे अगर हम ब्रेक करते हैं और हमें सेम टाइप के पार्टिकल्स मिलते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे? उस मैटर को बोलेंगे एलिमेंट्स। लेकिन ब्रेक करने पे हमें डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स मिले, तो हम उसे क्या बोलेंगे? हम उसे बोलेंगे कंपाउंड।
क्या बोलेंगे बच्चों उसे अपन? कंपाउंड बोलेंगे। इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं कि हमने एक मेटल ली, सपोज गोल्ड। गोल्ड को AU से रिप्रेजेंट करते हैं। गोल्ड को अगर हम ब्रेक करते जाएं, ब्रेक करते जाएं, ब्रेक करते जाएं, तो जो सबसे छोटा पार्टिकल मिलेगा वो हमें किसका मिलेगा? गोल्ड का ही मिलेगा। ठीक है, और किसी मेटल का तो मिलेगा नहीं। अगर हम गोल्ड 1 ग्राम ले, उसको ब्रेक करते जाएं, ब्रेक करते जाएं, और लास्ट में जो सबसे छोटा पार्टिकल मिलेगा जिसके बाद हम इसे ब्रेक नहीं कर पाए नेक डाई से, तो वो जो छोटे से छोटा पार्टिकल है वो भी क्या रहेगा? आपका गोल्ड का रहेगा। इसके अगेंस्ट में अगर अपन साल्ट पे जाते हैं और इसका पार्टिकल हम ब्रेक करते जाएंगे, ठीक है, इसका पार्टिकल जब हम ब्रेक करते जाएंगे तो सबसे छोटा पार्टिकल हमारा किसका रहेगा? साल्ट का रहेगा। लेकिन उसकी जो अगली स्टेज में हम इसे ब्रेक करेंगे तो हो सकता है नेक्स्ट पार्टिकल हमें सोडियम का मिले या क्लोरीन का मिले। ठीक है, किसका मिलेगा? सोडियम या क्लोरीन का पार्टिकल हमको मिल सकता है। तो यहाँ पे देखिए कि जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट मिलते हैं और उससे हमें एक मैटर मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बच्चों कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कंपाउंड। लेकिन सेम टाइप के पार्टिकल अगर अपने रहते हैं जिसमें कोई डिफरेंट पार्टिकल मिक्स नहीं होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ये एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो अभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अपन एलिमेंट्स के एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, हीलियम है, लिथियम है, आयरन देख लो, और कोबाल्ट देख लो, जिंक देख लो। ये सब के सब क्या है? एलिमेंट्स हैं, क्योंकि ये किसी और से मिलकर नहीं बने हुए हैं। ये अपने आप में जो है इसमें एक ही तरीके के पार्टिकल होते हैं, एक ही तरीके के एटम होते हैं, इसीलिए इनको अपन क्या बोल रहे हैं? एलिमेंट बोल रहे हैं। लेकिन कंपाउंड पे अपन जाए तो अपन ने देख लिया कि NaCl हमारा एक कंपाउंड है, वाटर H2O हमारा एक कंपाउंड है, सोडियम कार्बोनेट ये भी हमारा एक कंपाउंड है। ठीक है, तो ये सारे के सारे कंपाउंड है। इसमें देखिए सोडियम और क्लोरीन से मिलकर साल्ट बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर पानी बना है, सोडियम कार्बन और ऑक्सीजन इससे मिलकर क्या बना है? अपना सोडियम कार्बोनेट बना हुआ। तो ये सब के सब क्या आएंगे? कंपाउंड है। तो मुझे लगता है कि आप बहुत कुछ आपको क्लियर हो गया होगा कि मैटर में एलिमेंट्स किसको बोलना है और कंपाउंड किसको बोलना है। ओके, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं कि एटम और मॉलिक्यूल्स क्या है। उसके पहले हम एक छोटा सा डायग्राम बना रहे हैं जिसमें कि हम एक पीस ले रहे हैं। इसका कोई भी एलिमेंट का हम पीस ले लेते हैं। ठीक है, सपोज हमने गोल्ड का ही पीस ले लिया। अब इसको हमने ब्रेक करना चालू किया। गोल्ड का बड़ा पीस रहेगा, उसको अपन ब्रेक करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा? छोटा पीस मिल जाएगा उसका। लेकिन यहाँ पे भी हम सेटिस्फाई नहीं हुए और उसे ब्रेक किया और छोटा पीस लेके आ गए। ठीक है, तो जब हम उसे ब्रेक करते जाते हैं फाइनल एक स्टेज ऐसी आती है कि हमें उसका पाउडर मिल जाएगा। उस पाउडर का एक जो सबसे छोटा पार्टिकल रहेगा जिसको कि हम और ब्रेक नहीं कर सकते फिजिकली इंस्ट्रूमेंट से। जैसे अगर आप हैमर लेके उसे ब्रेक कर रहे हो तो वो, और उसके बाद वो ब्रेक नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कण। हिंदी में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इसकी खोज करी थी महर्षि कणाद ने। किसने करी थी बच्चों? कण की खोज महर्षि कणाद ने। इसको इसी को अपन इंग्लिश में बोलेंगे पार्टिकल। इसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों? पार्टिकल बोलेंगे। बहुत सालों तक ये माना जाता रहा
कि पार्टिकल को ब्रेक नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है माइक्रोस्कोप नहीं थे, ठीक है। नेक्ड आई से हम कितना देख सकते थे? उतना ही देख सकते थे जितना कि पार्टिकल अपन को दिख जाए। लेकिन जब आगे माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई तो हमें पता चला कि ये जो पार्टिकल है इसे भी ब्रेक किया जा सकता है, ठीक है। इसको जब हमने माइक्रोस्कोप से देखा तो हमें पता चला कि ये जो पार्टिकल है इसमें छोटे 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 इस तरीके के और पार्टिकल है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ओके। इस तरह की हमें कुछ इसमें संरचना कंस्ट्रक्शन दिखाई दिया, ठीक है। इसको हमने बोला मॉलिक्यूल, ओके। इसको हमने क्या बोला बच्चों? मॉलिक्यूल बोला। लेकिन हम यहां पे भी नहीं रुके और हमने मॉलिक्यूल को भी ब्रेक किया। जो पावरफुल माइक्रोस्कोप रहते हैं जिन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, उनकी हेल्प से हमने इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने पे हमें क्या मिला? एटम मिला। ठीक है, यहाँ पे मैंने एटम बनाया है, लेकिन इसका एक्चुअली इसका जो कंस्ट्रक्शन रहता है इस तरीके से रहेगा कि एक आपका न्यूक्लियस रहेगा। चलिए मैं आगे बताता हूँ। एटम मिला, इस एटम तक भी हम नहीं रुके और फिर इसको भी हमने आगे इसका डिसेक्शन किया तो हमको और चीजें देखने को मिली। वो क्या थी? यहाँ का दिख रहा है कि साइड में लिख दूं? एक था आपका न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ ऑर्बिट्स में घूमते हुए हमको क्या दिखाई दिए? इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दिए। ये क्या है? न्यूक्लियस है। इसकी फर्स्ट जो ऑर्बिट है इसमें अपन को 2 इलेक्ट्रॉन घूमते हुए दिखाई दिए। नेक्स्ट ऑर्बिट में भी अपन को कुछ इलेक्ट्रॉन घूमते हुए दिखाई दिए। तो पूरे जो एक मैटर को हमने ब्रेक किया, ब्रेक करके आप देख सकते हो कि पूरी की पूरी हमें हायरार्की दिखी। इस हायरार्की में एक पीस था, पीस को हमने ब्रेक किया तो स्मॉल पीस मिला। स्मॉल पीस को ब्रेक किया तो पार्टिकल मिला, जिसे हिंदी में कण बोलते हैं। इसकी डिस्कवरी महर्षि कणाद ने करी थी, इसीलिए इसे कण बोलते हैं। उसके बाद मॉलिक्यूल मिला हमें। मॉलिक्यूल जो है उसको और ब्रेक किया हमने तो हमें क्या मिला? एटम मिला। और एटम को जब हमने और आगे उसका डिसेक्शन किया तो हमें क्या मिला? हमें न्यूक्लियस मिला, इलेक्ट्रॉन मिले। और कुछ न्यूक्लियस के अंदर भी हमें कुछ चीजें दिखाई दी जिनको हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोला। इसके अंदर हमें क्या मिलेगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये हम आगे पढ़ेंगे। तो आप ये लोग चार्ट डिजाइन कर लीजिए। एटम का हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं। एटम की सबसे पहले बताया था डाल्टन ने एटम का बताया था स्ट्रक्चर कैसा होता है। लेकिन करंट में जो स्ट्रक्चर चल रहा है मैं उसके बारे में आपको पढ़ा रहा हूं। एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, ओके। इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 2 पार्टिकल हैं, ठीक है। और इसके चारों ओर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रोटेट करते रहते हैं, ठीक है। ऑर्बिट्स की नंबर डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी जो एटम रहेगा उस पर कितनी ऑर्बिट रहेंगी ये डिपेंड करता है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ओके। अभी आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि प्रोटॉन किसे बोलते हैं, न्यूट्रॉन किसे बोलते हैं और इलेक्ट्रॉन किसे बोलते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको जो चार्ट बताया था उसमें मैंने आपको लास्ट में जो सबसे छोटा अपन को पार्टिकल मिल रहा है उसको अपन क्या बोल रहे थे? एटम बोल रहे थे। तो एटम भी डिविजिबल है। इसमें डिविजिबल है वो
एटम को अगर हम ब्रेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा और इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। जब न्यूक्लियस को हम ब्रेक करेंगे तो उसके अंदर हमें मिलेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये सारे के सारे एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। इनका अपना कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होता है कि ये अकेले कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये हमेशा आपको न्यूक्लियस के अंदर ही मिलेंगे। अगर ये न्यूक्लियस के बाहर मिलते हैं तो ये स्टेबल नहीं होते हैं और ये खत्म हो जाते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में। इनकी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है इसमें, प्रोटॉन जो है ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, जबकि न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। और इलेक्ट्रॉन जो है ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो कोई भी जो एटम रहता है इसकी एक खास बात क्या रहती है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं। अगर जैसे अपन देख लेते हैं, सोडियम देख लेते हैं, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसमें 11 ही प्रोटॉन होते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया कि प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है। तो एटम के पास जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं। तो एक जो एटम रहता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। एटम कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितने उसमें पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसी को हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों, एटॉमिक नंबर। इस चीज को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें ये जो पढ़ाने जा रहा हूँ ये अब भी नहीं, ये आपको लाइफ टाइम काम में आएगा। आपको 11th क्लास में भी देखने को मिलेगा, 12th में भी मिलेगा। और ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर ये आप नहीं याद रखेंगे तो जगह जगह आपको इसकी प्रॉब्लम जाएगी। मैं एक बार फिर से बता दूं कि एटम भी डिविजिबल है, जो कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में अपन इसे ब्रेक कर सकते हैं। न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल पाए जाते हैं, एक है प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो इसके राउंड मोशन कर रहे हैं उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, और यही नंबर उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। तो एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसको आप ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। सोडियम एटम में ले रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले इसका न्यूक्लियस डिजाइन कर दूं, ये इसके चारों ओर ऑर्बिट बना दूं। पहली ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट। न्यूक्लियस में क्या रहेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ऑर्बिट्स में कौन घूमेंगे, इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट में चारों तरफ मोशन करेंगे सर्कुलर ऑर्बिट में। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 11 है। इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसीलिए इसमें कितने 11 इलेक्ट्रॉन होंगे और 11 ही प्रोटॉन होंगे। लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर कुछ भी हो सकता है, वो हमें नहीं पता, ठीक है। लेकिन रहता समथिंग इसके आसपास ही है, इसीलिए हो सकता है 10 हो, या हो सकता है 12 हो, या हो सकता है 11 हो। लेकिन जो फिक्स है वो क्या है कि अगर 11 प्रोटॉन है तो 11 ही
इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, ये एक फैक्ट है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना 11, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होंगे और 11 ही प्रोटॉन होंगे। प्रोटॉन तो हमने न्यूक्लियस में रख दिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन हम कैसे रखें इसमें, तो वो ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं और इलेक्ट्रॉन रखने के इसमें रूल्स रहते हैं कि किस तरीके से आप इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो जो पहली ऑर्बिट रहती है, रूल क्या कहता है कि पहली ऑर्बिट में आपके मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो पहली ऑर्बिट में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अपने पास एक और ऑर्बिट है, 2 इलेक्ट्रॉन डालने के बाद हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन इसमें बच गए 9, लेकिन दूसरी में कितने जा सकते हैं, केवल 8। और 2 हो गए 10। अब एक और बचा, तो जो एक बचा है वो इसकी थर्ड ऑर्बिट में जाएगा। ये इसकी थर्ड ऑर्बिट में चला गया। इस चीज को बहुत ध्यान से समझना कि थर्ड ऑर्बिट में कितना हैगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, यही एक इलेक्ट्रॉन रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि कोई भी एटम है, उसकी जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, कम है 8 से, तो वो रिएक्शन कर सकता है, और अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, न्यूट्रल रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए आप आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करता है कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो ये वाली ऑर्बिट खत्म हो जाएगी, और फिर जो अंदर की ऑर्बिट बची उसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट रहेंगे। तो अंदर का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और ये सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा और स्टेबल हो जाएगा। तो अभी क्या है, ये हाईली रिएक्टिव है, क्योंकि इसके पास जो बाहर का एक इलेक्ट्रॉन है, ये किसी न किसी को डोनेट करना चाहेगा। किस तरीके से डोनेट होता है और दूसरा एटम किस तरीके से एक्सेप्ट करता है, उसी से ही जो है केमिकल रिएक्शन होती है कि एक के पास देने के लिए इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास लेने के लिए जगह होगी वही इसके पास आएगा। तो क्लोरीन जो है, क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, तो क्लोरीन इससे आके एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और सोडियम क्लोराइड मतलब कि साल्ट बना लेता है। तो इस तरीके से रिएक्शन जो है, केमिकल रिएक्शन जो है होती है। उसको भी हम देखते हैं कि किस तरीके से रिएक्शन होगी, मैं आपको बताता हूं। देखिए NaCl ये आपका साल्ट का फॉर्मूला है। सोडियम का एक एटम और क्लोरीन का एक एटम मिलकर सोडियम क्लोराइड का एक हमको मॉलिक्यूल दे रहा है, ठीक है। तो सोडियम का हमने अभी स्ट्रक्चर देख लिया था कि ये इसका न्यूक्लियस है, इसकी पहली ऑर्बिट, ये दूसरी ऑर्बिट और ये तीसरी ऑर्बिट, ओके। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, नेक्स्ट में 8 चले गए, और जो बचा वो बाहर आ गया। मतलब थर्ड ऑर्बिट में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसे स्टेबल होने के लिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, मतलब बाहर की ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब होता है कि जो बाहर की ऑर्बिट है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब बाहर की ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा किसी से, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन लेना बहुत कठिन काम है। तो ये सरल काम क्या चुन लेता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। किसको डोनेट करेगा, जिसको चाहिए। तो हम यहाँ पे क्लोरीन देखते हैं, ये क्लोरीन का न्यूक्लियस है, इसकी फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट। सोडियम का जो है एटॉमिक नंबर था 11 था, क्लोरीन का कितना है 17, ठीक है। तो पहली ऑर्बिट जो है इसकी, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दूसरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके।
और जो थर्ड ऑर्बिट है इसमें आपके कितने जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसे भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, मतलब इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन है कितने, 7। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट तो नहीं करेगा, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा करना कठिन काम है। तो ये क्या करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले लेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम का यहां से यहां पे आ जाएगा। और इनके एक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया जिसमें कि इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो अब ये स्टेबल हो गया। इसने जब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट कर दिया तो इसकी बाहर की ऑर्बिट खत्म हो गई और अंदर की ऑर्बिट में ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये भी क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो जो हाईली रिएक्टिव सोडियम और क्लोरीन थे, देखिए दोनों के दोनों बहुत हाईली रिएक्टिव हैं। अगर सोडियम को आप हवा में निकाल के रखोगे तो तुरंत ये आग पकड़ लेगा, जलने लगेगा। और क्लोरीन बहुत ही जहरीली गैस है, अगर ये आपके फेफड़ों में चली गई तो तुरंत आपके फेफड़ों में छाले पड़ जाएंगे। लेकिन इतनी ही दोनों खतरनाक चीजें जब रिएक्शन करती हैं तो हमें बहुत अच्छी खाने की चीज क्या मिल गई, नमक मिल गई, जिसको हम बहुत अच्छे से खाते हैं स्वाद ले लेके। तो जो केमिकल रिएक्शन होती है कि दो एलिमेंट्स की, और हमें क्या मिल रहा है, एक कंपाउंड मिल रहा है। देखिए ये कंपाउंड है, ये लोग क्या है, ये एलिमेंट्स हैं। दो एलिमेंट्स मिलकर क्या बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं। तो जो हमें कंपाउंड मिलता है उसकी जो प्रॉपर्टीज रहती है वो बिल्कुल डिफरेंट रहती है, किससे, जिससे मिलकर वो बना है, ठीक है। इसमें एक चीज और है कि जितना मास सोडियम का रहेगा और क्लोरीन का रहेगा, उतना ही मास यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का मिलेगा। इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी बोलते हैं, जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या है कि अगर दो एलिमेंट्स रिएक्शन कर रहे हैं, उनका जितना वेट है, तो जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है उसका भी उतना ही वेट होगा। अगर यहाँ पे 2 ग्राम सोडियम है और 5 ग्राम क्लोरीन है, तो यहाँ पे आपको 7 ग्राम सोडियम क्लोराइड मिलेगा, ठीक है। इस तरह के जो आप सिंबल्स देख रहे हैं, इनको देख के आप घबराइएगा नहीं, ये सब एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। Na मतलब सोडियम, Cl मतलब क्लोरीन। पीरियोडिक टेबल में ये सारे के सारे दिए हुए हैं, और आप जो है इनको आपको लर्न करना है। किस तरीके से रहते हैं ये मैं आपको बताता हूं। देखिए पीरियोडिक टेबल जो है एक टेबल है जिसे मेंडलीफ ने बनाया था। उसने क्या किया था कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या जिसे हम बोल रहे हैं एटॉमिक नंबर है, उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में सारे के सारे एलिमेंट्स को उसने क्या किया था, ऑर्गेनाइज किया था। इसमें जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है, उसे सबसे ऊपर रखा 1, फिर हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5। तो ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसने सारे के सारे एलिमेंट्स रखे। उस टेबल को क्या बोला, पीरियोडिक टेबल बोला। और आप सभी लोग 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको ये सारे की सारी टेबल लर्न होना चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना है। क्योंकि जब आपको एटॉमिक नंबर लर्न होगा तभी आपको पता चल सकता है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि बोरान रिएक्शन कर रहा है किसी भी चीज से, तो उस रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन लिखिए, तो आप तब तक नहीं लिख सकते जब तक आपको ये नहीं पता हो कि बोरान का इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है, 5 है, ठीक है। तो ये आपको लर्न करना है। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है। और प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन भी 1 होगा, ठीक है।
हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, एटॉमिक नंबर 2 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 2 होंगे, प्रोटॉन भी कितने होंगे, 2 होंगे। लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है और 3 है इसका एटॉमिक नंबर, इसका मतलब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 प्रोटॉन होंगे। तो ये सीरीज काफी लंबी है। प्रेजेंटली पीरियोडिक टेबल में शायद 112 एलिमेंट्स हैं और आपको इसे लर्न करना है, लर्न पूरी अच्छे तरीके से करना है कि कोई भी कभी भी कुछ पूछे तो आप बता सको कि किस चीज का एटॉमिक नंबर कितना है। हमारे यहाँ एक बहुत छोटा सा स्टूडेंट है आराध्य, वो उसने एटॉमिक टेबल लर्न करी है, जिस तरीके से उसने लर्न करी है उसी तरीके से आपको भी लर्न करना है। तो आराध्य एक बार आप यहाँ पे आए और जो है बताएं कि पीरियोडिक टेबल आपको कितनी याद है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलेनियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन, रोडियम, स्ट्रोंशियम, इप्थियम, जिंकोनियम, यूबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, इंडियम, एंटीमोनी, टेल्यूरियम, आयोडीन, ज़ीरोन, सीजियम, बेरियम, लेंथियम, सीरियम, प्राइसोडायनियम, यूडीनियम, प्रोमेथियम, सैमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डायस्टोसियम, होल्मियम, इर्बियम, लिटरबियम, लुटीशियम, हाफियम, टेंटिलम, टंगिस्टेन, रैनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, मर्क्यूरी। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरीके से आराध्य जो कि 5th क्लास का स्टूडेंट है उसने ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल 80 तक लर्न कर रखी है, मरकरी तक लर्न कर रखी है। तो मैं भी आप लोगों से ये अपेक्षा करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा कि आप लोग भी पीरियोडिक टेबल लर्न कर ले और आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर पीरियोडिक टेबल आपने लर्न कर लिया तो आप बहुत सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे मैं उसको आगे बताऊंगा। आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देख लिया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या है कि जितने क्वांटिटी में प्रोडक्ट रिएक्ट कर रहे हैं उतनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट बन रहे हैं, कोई सा भी मास का लॉस इसमें नहीं होता है। ओके, तो आप लोग ये याद रखिएगा। एक है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है वो आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये बोलता है कि अगर हम कोई भी एलिमेंट किसी भी सोर्स से लें तो जो जिससे मिलकर वो बना हुआ है उसके एलिमेंट्स उसी रेशो में रहेंगे चाहे सोर्स चेंज हो जाए। ठीक है, इसको मैं अच्छी तरीके से एक एग्जांपल से आपको बताता हूं कि हमारे पास वाटर एक कंपाउंड है जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, मतलब H2+O इसने मिलकर बनाया है क्या, H2O। ठीक है, अब इसमें देखिए हाइड्रोजन के कितने 2 एटम है और ऑक्सीजन का कितना 1 एटम है। एक्चुअली इसमें H2 इसके साथ रिएक्शन करेगा अपना ऑक्सीजन, तो H2 अपन को मिल रहा है। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि पानी जो रहता है इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक निश्चित अनुपात रहता है। हाइड्रोजन कितना है 2 है और पानी ऑक्सीजन कितना है इसमें 1 है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो कितना है इसमें 2:1। ठीक है, अब ये वाटर जो है आप कहीं से भी ले लो, चाहे आपका नल का पानी हो, चाहे कुएं का पानी हो, चाहे समुद्र का पानी हो, लेकिन उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो आपको इतना ही मिलेगा। हाइड्रोजन उसमें कितना रहेगा 2 रहेगा और ऑक्सीजन कितना रहेगा 1 रहेगा। ऐसे ही आप सोडियम क्लोराइड लिख लो Na+Cl, तो NaCl बनेगा, तो इसमें दोनों कितना है 1:1 है, सोडियम भी 1 है, क्लोरीन भी 1 है। तो यहाँ पे भी रेशो कितना रहेगा इसका फिक्स रहेगा। चाहे ये नमक आप नदी से बनाओ, चाहे तालाब से बनाओ, चाहे समुद्र से बनाओ, लेकिन आपको उस नमक में सोडियम और क्लोरीन का रेशो 1:1 ही मिलेगा। तो सोर्स पर डिपेंड नहीं करता है कि कोई भी कंपाउंड में उसके जो इंग्रेडिएंट्स एलिमेंट हैं उसका रेशो हमेशा कितना रहेगा फिक्स रहेगा। तो आगे की क्लासेस में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे।
अभी आप लोगों के लिए होमवर्क है कि जितना इस क्लास में पढ़ाया गया है उसे आप पहले लर्न कर लें, क्योंकि जब तक आप ये लर्न नहीं करेंगे तब तक आगे आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। थैंक यू।